वेरी वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी डिफेंस। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हमारा इंटेलिजेंस का क्लास चल रहा है। लास्ट जो हमारा इंटेलिजेंस का टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके लिए हमने दो वीडियोस बनाए थे, दो अलग अलग वीडियोस बने थे, जिसमें एक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया था और दूसरे में हमने उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस एक्सरसाइज वीडियो में हम आपके साथ नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में दोनों है, नंबर सीरीज भी है और अल्फाबेट सीरीज भी है। तो अल्फाबेट सीरीज हम आने वाले क्लासेस में लेके आएंगे, लेकिन आज जो हमारा क्लास है वो कंप्लीटली नंबर सीरीज बेस्ड है। तो पहले हम ये समझते हैं कि नंबर सीरीज होता कैसा है, क्वेश्चन किस पैटर्न से आएगा। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, क्या बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स आसानी से आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चा आपको मैं एक बहुत छोटी छोटी चीजें बताता हूँ कि क्योंकि ये नंबर सीरीज है, क्योंकि ये नंबर सीरीज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के नंबर्स पॉसिबल हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब जैसे कि देखिए, अगर मैं फर्स्ट डिस्कस करूं आपके साथ, ठीक है, जो सबसे पहला नंबर जो आपने सुना है, दैट इज व्हाट, दैट इज नेचुरल नंबर, दैट इज व्हाट, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नंबर सीरीज लिखा कैसे जाएगा, नेचुरल नंबर सीरीज लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर सीरीज जब हम लिखते हैं तो हमारी सीरीज स्टार्ट कैसे होती है, 1 से स्टार्ट होती है। सिर्फ 1 हो गया, देन 2 हो गया, ठीक है, देन हमारे लिए 3 हो गया, ठीक है, देन हमारा 4 हो गया, देन हमारा 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से नंबर इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे बच्चा, अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिख रहा है, दो कॉन्जुगेटिव नंबर का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो +1 से हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हमने पहले नंबर में अगर +1 ऐड किया तो मुझे दूसरा मिला है, दूसरे में अगर मैं +1 ऐड करूंगा तो मुझे तीसरा मिलेगा, थर्ड नंबर मिला। अगर मैं थर्ड नंबर में एक और इंक्रीज करूंगा तो मुझे नेक्स्ट फोर्थ टर्म मिलेगा, देन उसके बाद में इंक्रीज करूंगा +1 तो मुझे फिफ्थ टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो इंक्रीजेस बाई 1 बनता है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सीरीज हमारा 1 से स्टार्ट होगा, हो सकता है अगर इन हमारा सीरीज कुछ ऐसा हो, 15, 16, 17, 18, और पूछेगा बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो सीरीज है ये हमारा नेचुरल नंबर का सीरीज है। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कह लीजिए 1 से है, या आप ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीज किससे कर रहा है, +1 से कर रहा है। इंक्रीज किससे कर रहा है, +1 से कर रहा है। तो यहाँ पे बात क्या समझ में आई बच्चा, यहाँ पे बात ये समझ में आई कि ये जो सीरीज है वो आपका +1 से इंक्रीज हुआ है, ये जो सीरीज हुआ है आपका वो +1 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और ये आपका नेचुरल नंबर का सीरीज है जिसको आपको +1 से ऐड करके लिखना है। ठीक है, ये पहला हुआ। जब हम दूसरे की बात करेंगे बच्चा, तो आपको पता है अगर हम इवन नंबर की बात करें, यहाँ पे हमने होल नंबर इसलिए ड्रॉप किया है, वो आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है होल नंबर भी अगर मैं ऑब्लिक करके लिख दूं तो होल नंबर भी आपका पॉजिटिव नंबर 1 से इंक्रीज करता है। अब इवन नंबर की बात करें या रिस्पेक्टिव में आगे चल के आपको ऑड नंबर बताऊंगा, आपने देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 4, 6, 8, 10 और पूछा अगला नंबर क्या होगा, तो मैं अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ बच्चा तो यहाँ पे मुझे +2 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, +2 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। मतलब ये नंबर इवन नंबर है, क्योंकि मुझे पता है 4 तो 2 का डिविजिबल है, और आपको पता है कि एक इवन नंबर के बाद अगला इवन आने के लिए +2 इंक्रीज करना पड़ता है, यानी कि ये अगला नंबर 12 होगा। तो इवन नंबर आपका +2 से चलता है। सिमिलरली बच्चा, अगर आप ऑड की बात करेंगे
अगर आप ऑड वैल्यू की बात करेंगे तो ये भी आपका +1 से इंक्रीज होता है, ये भी आपका +1 से इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए हमने 17 लिखा, देन अगला 19, देन 21, देन 23 और हमने पूछा बताइए नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे ये +2 से इंक्रीज हुआ है, देन +2 से इंक्रीज हुआ है, देन अगला भी +2 से इंक्रीज हुआ है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो +2 से इंक्रीज होगी और हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी बच्चा 25। वैल्यू क्या मिलेगी हमें 25। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 डिफरेंट नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है कि इस प्रकार से सीरीज आपको मिल सकती है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चा अगर हम आगे बात करें तो 5th नंबर जो होता है हमारा वो प्राइम नंबर का सीरीज हो सकता है, प्राइम नंबर का सीरीज हो सकता है। प्राइम नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स भी डिफाइन होते हैं। वो नंबर क्या क्या हो सकता है, या तो वो 1 होगा या तो वो इटसेल्फ होगा। ये आपको स्कूल टाइम में बताया गया होगा कि प्राइम नंबर किसको कहा जाता है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं और उसमें से 2 फैक्टर में से एक एलिमेंट आपका 1 होता है और दूसरा एलिमेंट आपका वो इटसेल्फ खुद होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए, पहला प्राइम नंबर आपका 2 होता है, देन आपका 3 होता है, देन आपका 5 होता है, देन आपका 7 होता है और आपसे पूछ दे नेक्स्ट, तो ध्यान रखिएगा अगला जो प्राइम नंबर आपको मिलता है वो 11 होता है। तो रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, रिक्वायर्ड आंसर इज 11। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं, जैसे मैंने बोला 19 है, 19 के बाद मुझे पता है अगला प्राइम नंबर 23 आएगा, देन मुझे पता है अगला प्राइम नंबर 29 आएगा, फिर देन मुझे पता है 31 आएगा। तो अगर आपसे पूछे नेक्स्ट बताओ, तो देखो 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चा, 37 मिलेगा। क्या मिलेगा, 37। अगर 2 बार क्वेश्चन मार्क लगा होता तो नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, 41 लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, 41 लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे अब क्वेश्चंस पे लेकर आता हूं ताकि आप क्वेश्चंस जब देखेंगे कि एग्जाम में मुझे क्वेश्चन किस प्रकार का दिखेगा और उसको सॉल्यूशंस कैसे करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 12, 15, 18, 21 देन नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसी में सॉल्व करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि 12 से 15 जाने के लिए मुझे +3 करना पड़ा है, 15 से 18 जाने के लिए मुझे +3 करना पड़ा है, 18 से 21 लिखने के लिए मैंने +3 किया है। यानी कि अगला टर्म मुझे अगर लिखना होगा बच्चा, अगर अगला टर्म मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें +3 करूंगा। यानी कि अगर मैं 21 में +3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 24 आएगी। अगर किसी को इस वे में समझ नहीं आया होगा तो मैं इसको इस तरीके से ऑल्टरनेट वे में भी लिख सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 में हमने क्या ऐड किया तो 15 आया, देन 15 में हमने क्या ऐड किया तो हमें 18 मिला, देन 18 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 21 मिलेगा। और आपको फिर ये बाद में देखना है कि भाई आप 21 में क्या ऐड करेंगे कि आपको एक नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो आप यहां से देख लीजिए 12 में आखिर क्या ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा, डेट इज 3। अब मुझे समझ में आ रहा है 3 इंक्रीज हुआ है। अगर मैं 15 में 3 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। अगर मैं 18 में 3 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो सिमिलरली अगर मैं 21 में 3 ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। यानी योर रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, योर रिक्वायर्ड आंसर इज 24। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन करके वहां पे आप बना भी नहीं पाओगे बेटा, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला टर्म है बच्चा कि 36 से 38 हम गए हैं, डेट इज +2 का इंक्रीमेंट है। 36 से आप 38 पे गए हैं, डेट इज +2 का इंक्रीमेंट है। 38 से आप 40 पे गए हैं, दैट इज अनदर +2 का इंक्रीमेंट है। 40 से 42 पे गए हैं, +2 इंक्रीमेंट है। 42 से 44 गए हैं, +2 इंक्रीमेंट है। मतलब अगला जो टर्म हम लिखेंगे बच्चा वो +2 के इंक्रीमेंट के साथ लिखेंगे। यानी कि 44 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 46 मिलेगा। अगर हम 44 में 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 46 मिलेगा, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन अगर आप देखिए, अगर मैं सेम इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ बच्चा, सेम इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन लगाता हूँ, तो चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ कि 11 से 13 गया है तो ये +2 इंक्रीज हुआ है, 13 से 17 गया है तो ये +4 इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे +2 इंक्रीज हुआ है। तो मतलब ये सीक्वेंस सही नहीं है, या तो ये +2 का इंक्रीमेंट होता है तो या +4 का इंक्रीमेंट होता है, मतलब ये किसी और सीरीज पे चल रहा है, ये किसी और सीरीज पे चल रहा है। तो भाई हम यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, मतलब कि ये तरीका हमारा गलत है, हम किसी और तरीके से देखते हैं। अगर मैं ऑब्जर्व करूं और आप भी अगर ऑब्जर्व करें, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये सारे नंबर हमारे कौन से नंबर है बेटा? ये सारे नंबर आपको अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये सारे नंबर आपको प्राइम नंबर दिखेंगे। मतलब दिया हुआ सीरीज किसका दिया हुआ है? प्राइम नंबर का सीरीज दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है बेटा? प्राइम नंबर का सीरीज दिया हुआ है। तो अब आपको बस ये देखना है कि 19 के बाद का जो प्राइम नंबर होता है वो नंबर अपने आप में कौन होता है। तो चेक कर लीजिए, आपको पता है 11 के बाद 13 ये दैट इज द प्राइम नंबर, 13 के बाद अगला 17 होता है जो कि प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 जो कि प्राइम नंबर है। अब चेक करो, 19 के बाद 20 आता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 23 दैट इज योर प्राइम नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 बार क्वेश्चन मार्क होता तो 24 दैट इज नॉट योर प्राइम नंबर, 25 दैट इज नॉट योर प्राइम नंबर, 26 दैट इज नॉट योर प्राइम नंबर, 27 दैट इज नॉट योर प्राइम नंबर, 28 दैट इज नॉट योर प्राइम नंबर, 29 इज अनदर प्राइम नंबर। अगर 2 क्वेश्चन मार्क होता तो हमारी वैल्यू होती एक 23 और दूसरी क्या होती 29। ठीक है, एक हमारी 23 होती है और दूसरी क्या होती है हमारी 29 होती है। मैं आपको 2 इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आजकल कुछ एग्जाम्स में ऐसा ट्रेडिशन चलने लगा है कि वो एक की जगह 2 पूछते हैं, 2 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और आपको पता भी है कि आपके एग्जाम में तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो हो सकता है एग्जामिनर का मन करे कि चलो बच्चे को थोड़ा सा हम थोड़ा सा क्रिटिकल बना दे क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा क्रिटिकल बनाने के लिए वो आपके लिए बस इतना ही ज्यादा परेशान कर सकता है आपको कि वो एक क्वेश्चन मार्क की जगह 2 क्वेश्चन मार्क लगा देगा और आपसे पूछेगा चलिए मुझे दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बच्चा अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आपका एक तरह से देखा जाए, अगर आप ऑब्जर्व करें बेटा, तो ये भी आपका एक प्राइम नंबर का सीरीज है। मैंने आपको ये हिंट कर दिया है कि ये एक प्राइम नंबर का सीरीज है, ये एक प्राइम नंबर का सीरीज है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझाया है। जिन बच्चों ने वीडियो को आगे बढ़ा के फॉरवर्ड करके देखा है, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पहले स्टार्टिंग से देखिए, वहां पे मैंने अलग अलग टाइप्स के नंबर्स को समझाया है। ठीक है, तो पहले आप प्राइम नंबर को समझ लीजिएगा, फिर आपको भी समझ में आएगा कि दिया हुआ जो सीरीज है वो आपका प्राइम नंबर का सीरीज है। किसका सीरीज है बेटा? प्राइम नंबर का सीरीज है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 47 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है ना, 47 के बाद जो आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है बस आपको यहाँ पर उसको लिख देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब मैंने इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे अभी तक किए थे, अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देख रहा हूँ। देखिए कैसे, फॉर एन एग्जांपल पहले मैं इसी को चेक करता हूँ, क्योंकि एज एग्जाम मुझे नहीं पता हुआ कितने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो आप नॉर्मल चेक करो। देखो इसके बीच में इंक्रीमेंट कितने का बेटा? +3 का। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का बेटा? +5 का। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का बेटा? +7 का। यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का बेटा? +9 का। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर एक इंक्रीमेंट में भी 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर एक इंक्रीमेंट में भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब अगला जो इंक्रीज हुआ होगा वो +11 से इंक्रीज हुआ होगा। देखो 3 था, ये 5 था, ये 7 था, ये 9 था। आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर एक ऑड नंबर से वो इंक्रीमेंट कर रहा है, हर एक ऑड नंबर से इंक्रीमेंट कर रहा है। तो 3, 5, 7, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा? 11 आएगा। तो अगला इंक्रीमेंट 11 से होगा, तो दैट्स वैल्यू इज 36, दैट वैल्यू इज 36। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका हुआ। अगर मैं दूसरे तरीके से चेक करूं बेटा, तो देखो, अगर आप देखो तो ये सारे नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर हैं, ये सारे नंबर किसी ना किसी के क्या है? स्क्वायर है। जैसे कि अगर आप लिखोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 5 का स्क्वायर बेटा 25। तो अगला जो आपको लिखना होगा वो 6 का स्क्वायर लिखना होगा। और आपको पता है बच्चा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है।
अगर मान लीजिए मुझे कहा कि चलो एक और नेक्स्ट टर्म बता दो, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 49 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। देखो दोनों तरीका है क्वेश्चन बनाने का, आप जिसके साथ जाइए आंसर में, एग्जाम में दोनों आंसर सही आएगा। अगर आप इसमें बोलोगे सर चलो आप मुझे इस वाले में अगर नेक्स्ट टर्म निकालना होगा, तो क्योंकि ये +1 से इंक्रीज हुआ था तो बेटा तो अगला +13 से इंक्रीज होगा। आप 13 ऐड कर लीजिए, देखो आपको आंसर 49 ही मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जिस मेथड से जाना है आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो पिछला जैसा क्वेश्चन हमारा स्क्वायर के ऊपर था बच्चा, इस क्वेश्चन को मैंने क्यूब के बेसिस पे डिजाइन किया है। किसके बेसिस पे किया है बेटा, क्यूब के बेसिस पे डिजाइन किया है। देखो जैसे आपका 1 है, 1 इज व्हाट, दैट इज 1 का क्यूब। 8 इज व्हाट, दैट इज 2 का क्यूब। ठीक है ना, 27 इज व्हाट, दैट इज 3 का क्यूब। ठीक है, 64 इज व्हाट, दैट इज 4 का क्यूब। 125 इज व्हाट, दैट इज 5 का क्यूब। ठीक है, 216 इज व्हाट, दैट इज 6 का क्यूब। मतलब अगला जो वैल्यू लिखना है बेटा वो 7 का क्यूब लिखना है। और आप प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा कि 7 का क्यूब जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज 343, दैट इज 343। और मान लीजिए आपसे बोला कि 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, चलो 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अगला क्या होगा बेटा, अगला होगा 8 का क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 512 होती है। क्या होती है बेटा, 512 होती है। एक आंसर पूछेगा तो 343 पे क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए मुझसे दो आंसर पूछा तो एक आंसर 343 होगा, अगला आंसर 512 होगा। देखो मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूं ताकि एग्जाम में जाके आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो करा दिया उससे बाहर से नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मैं पॉसिबल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको सडन ऐसा कुछ ना लगे कि यार बहुत नया है, सिमिलर सिमिलर कुछ तो दिखेगा आपको वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अभी तक तो हम देख रहे थे कि सारे स्क्वायर्स के फॉर्म में बढ़ रहे थे, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट वाला चेक करता हूँ, ये +1 से इंक्रीज हुआ है बेटा, ये +2 से इंक्रीज हुआ है बच्चा, ये +4 से इंक्रीज हुआ है बच्चा, और ये +8 से। तो कुछ कहानी समझ नहीं आ रही है, सॉरी +8 से हुआ है। ठीक है, कुछ कहानी समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। अगर आप चाहो तो आपको भी थोड़ी थोड़ी आ सकती है। कैसे थोड़ी थोड़ी आ सकती है आप देखिए। अगर मैं देखूं तो हर एक नंबर अपना डबल हुआ है। 1 में अगर 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिलेगा, मतलब ये मिला। अगर मैं उस 2 में अगले 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिलेगा, मतलब ये मिला। अगर मैं इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 8 मिलेगा, मतलब ये मिला। तो बच्चा अगर मैं 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ में क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। मतलब कि अगला जो टर्म होगा वो 16 ऐड करेगा। तो भाई 16 में 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखो जिसको समझ नहीं आया मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो पहले हमने बच्चा यहाँ देखा कि ये वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है, +1 से इंक्रीज हुई है। ये वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है, +2 से इंक्रीज हुई है। ये वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है, +4 से इंक्रीज हुई है। ये वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है, +8 से इंक्रीज हुई है। मैंने क्या कहा कि अगर आप इंक्रीमेंट वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे नंबर डबल हुआ है। नंबर क्या हुआ है बेटा, डबल हुआ है। जैसे कि 1 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 मिला। नेक्स्ट 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, बस हम डबल कर रहे हैं। 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो 8 मिला। तो अगर मैं 8 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। मतलब अगला जो टर्म मिलना चाहिए वो +16 करके आना चाहिए। तो 16 में 16 ऐड करोगे बेटा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। दूसरा तरीका बेटा अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूं, दूसरे सॉल्यूशन की बात करूं, तो देखो आपके पास 1 है, आपके पास 2 है, आपके पास 4 है, आपके पास 8 है और आपके पास 16 है। अगर आप बच्चा यहाँ पर देखोगे 1 2 4 8 16 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं चाहता हूँ तो मैं इसको पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता था, 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 16। देखो पावर आपका +1 से इंक्रीज हुआ, 0 1 2 3 4।
तो अगला जो पावर होगा डेट इज 2 टू द पावर 5 और वैल्यू कितनी आएगी आपकी 32। तो आपको जिस मेथड से भी सॉल्व करना है आप कर सकते हैं, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लग रहा है आप उस मेथड के साथ आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो एक बार वीडियो को जरूर रिकैप करें और रिकैप करके आप देखें, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे छोटे से छोटे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 3 के पावर के फॉर्म में इंक्रीज हुआ है, आप इसको 3 के पावर के इंक्रीज फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बनाएंगे बच्चा। ये पावर बेस 3 मान के पावर को इंक्रीज किया गया, जैसे कि 3 का पावर 1 पहला है, 3 का पावर 2 दूसरा है, 3 का पावर 3 तीसरा है, 3 का पावर 4 चौथा है, तो अगला 3 का पावर 5 आएगा। तो जो वैल्यू होगी आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है और 81 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस चेक कीजिए। ये +6 का डिफरेंस है, ये प्लस कितने का हो जाएगा अपना 18 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस चेक करेंगे बेटा तो +54 का डिफरेंस है। अब आप खुद देखो, ये जो टर्मिनोलॉजी बढ़ी है मल्टीप्लाई बाई 3 बढ़ी है, तो मतलब अगला भी मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, मतलब अगला जो होगा वो भी मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, तो मतलब 162 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 162 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। और 162 के इंक्रीमेंट पे आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये 3 18 से 24, आंसर आपका 243 होना चाहिए। बातों बातों में मैंने बना दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा और आप इस वाले मेथड से ट्राई कीजिएगा, आप ऊपर वाले मेथड से ट्राई कीजिएगा कि आपका आंसर 243 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई डाउट हो बेटा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 4 7 12 19 28, इसको चेक कीजिए। देखो सबसे पहले तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने से पहले सबसे पहले इंक्रीमेंट वाला डाटा चेक करना कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है या डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, दो चीज जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में दी जाएगी। ठीक है, देखो ये +3 से इंक्रीज हुआ है, ये +5 से इंक्रीज हुआ है, ये +7 से इंक्रीज हुआ है, ये +9 से इंक्रीज हुआ है। तो आप खुद बच्चे इतने समझदार हो कि आप खुद बोलोगे सर ये तो +11 से इंक्रीज होना चाहिए, और जैसे बेटा +11 से इंक्रीज होगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 39 हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 39 होगा। बढ़ते हैं छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देखेंगे माइनर सेकंड में आप क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन का बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का तो खास करके मुझे जवाब देंगे कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर मैं बच्चा इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि ये 7 से 14 जाने के लिए मुझे +5 बढ़ना पड़ा। देन अगर मैं 14 से बच्चा देन अगर मैं 14 से देखूं तो मुझे यहाँ पे माइनस माइन सॉरी ये +5 नहीं है +7 है। ठीक है, ये +5 नहीं है, ये क्या है +7 है। +7 बढ़ना पड़ा और नेक्स्ट स्टेप में आप -5 घट गए हैं। अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे, अगले स्टेप में आप देखेंगे तो वैल्यू आपकी +9 से इंक्रीज हुई है और देन -7 से डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी +11 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट दो टर्म क्या होंगे। तो देखो इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, अगर आप इंक्रीमेंट वाले टर्म को देखो, अगर बच्चा आप इंक्रीमेंट वाले टर्म को देखो तो पहला इंक्रीमेंट 7 से हुआ, देन 9 से हुआ और देन 11 से हुआ। ठीक है, तो अगला इंक्रीमेंट फिक्स है कि 13 से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ
यहाँ पे -5 से -7 इंक्रीज हुआ है, मतलब घटा है लेकिन 2 ज्यादा घटा है, तो अगला जो माइनस होना चाहिए वो -9 होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए? -9 होना चाहिए। तो अगर हम 22 में से -9 करेंगे बेटा, अगर हम 22 में से -9 करेंगे बेटा, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 22 में से अगर मैं -9 करूं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। तो मतलब एक क्वेश्चन मार्क तो आपका 13 होगा। और मैं 11 में कितना ऐड करना है बेटा? 11 में 13 ऐड करना है। अगर मैं 11 में 13 ऐड करूं तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 24 मिलेगी। तो एक वैल्यू आपका 13 है, दूसरा वैल्यू आपका 24 है। एक वैल्यू आपका 13 है, दूसरा वैल्यू आपका 24 है। ठीक है, चलिए 24, वेट 24 पर जो कॉन्सेप्ट हम चल रहे थे, यहाँ पे आपका 7 इंक्रीमेंट हुआ है, ये 5 इंक्रीमेंट हुआ, ये 11 इंक्रीमेंट हुआ था। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर हमसे पूछता है तो हम ये कह सकते, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आपके पास, अच्छा हाँ, एक चीज जो मुझे डाउट हो रहा था वो मुझे क्लियर भी हो गया। वेट, हमने यहाँ पे देखा ये +7 इंक्रीज हुआ है, देन -5, देन +9, देन -7, +11, -9। तो -9 के बाद जो वैल्यू आई है बेटा 13 आई है ना, वही तो प्रॉब्लम है। तो -9 के बाद वैल्यू क्या आई है? 13 आई है। तो ये जो एडिशन होगा 13, ये 24 नहीं होगा, ये 26 होगा। वही मैं कह रहा था, ये 24 नहीं होगा, ये 26 होगा। आपको जस्ट बगल वाले में ऐड करना है। अगर आप सीरीज को देखेंगे तो सीरीज आपका ऐसे है। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, जिसको भी डाउट होगा। देखो 7 है, 14 है, 9 है, 18 है, 11 है, 22 है, और आपके पास 2 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे +7 मिला। ठीक है, देन अगली वैल्यू -5 हो गई, देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई +9 से, देन अगली वैल्यू डिक्रीज हुई -7 से, देन नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज हुई +11 से। तो अगली वैल्यू जो डिक्रीज होगी बेटा, देखो ये 5 था, ये 7 हुआ, तो अगली -9 से डिक्रीज होगी, अगली -9 से डिक्रीज होगी, तो -9 से डिक्रीज होगी, मतलब यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी? 13। ठीक है, ये 13 मिल गया। अब देखो नीचे में +2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे अगला जो इंक्रीज होगा वो +13 से होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? 26 होगी। ये वैल्यू क्या होगी आपकी? 26 होगी। ये तो एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। अगर मैं इसके ऑल्टरनेट को देखूं तो मैं ऑल्टरनेट तो और आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो पहला 7 है, दूसरा 14 है, देन 9 है, देन 18 है, देन 11 है, देन 22 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2 वैल्यू, तो देख लो सीधा सीधा, ये प्राइम इसका डबल, ये सॉरी ये ऑड इसका डबल, ये नेक्स्ट ऑड उसका डबल, ये नेक्स्ट ऑड उसका डबल। तो 11 के बाद अगला ऑड कौन आएगा? 13, और उसका डबल कितना होगा? 26। तो वी गो विथ एनी नंबर और एनी कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप किसी भी नंबर और किसी भी कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन घटा है। 10 के बाद हम 5 पे पहुंचे, 5 के बाद हम 2.5 पे पहुंचे, उसके बाद हम 1.25 पे पहुंचे। देखो अगर मैं बच्चा इस क्वेश्चन को लिखूं तो पहले 10 है, फिर 5 है, फिर 2.5 है, और फिर 1.25। ठीक है, तो एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ये वैल्यू पहले -5 कम हुआ, ये वैल्यू उसके बाद -2.5 कम हुआ, और देन ये वैल्यू अगेन -1.25 कम हुआ। तो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या हो। इस चीज को अगर आप बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो बस को मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका समझाता हूँ। देखो क्या करो, इसको आधा कर दो, 10/2 करोगे तो तुम्हें 5 मिलेगा, 5/2 करोगे तो तुम्हें 2.5 मिलेगा, 2.5 को डिवाइड कर दोगे बेटा 2 से तो तुम्हें क्या मिलेगा? 1.25 मिलेगा। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बच्चा तो मुझे मिलेगा 0.625। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपको क्या मिलेगा? 0.625। यानी कि अगर डिफरेंस वैल्यू से जाते तो थोड़ा क्रिटिकल होता, तो थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने आपको ये बोला कि आप नंबर को 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आपको आसानी से वैल्यू दिख जाएगी। देखिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको करना है, सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो 32 को 2 से डिवाइड किया गया 16 है, लेकिन अब आगे मैं क्वेश्चन पे एकदम लाइट नहीं डाल रहा हूँ, प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को खुद से कीजिए और आपको लगेगा क्वेश्चन करके कि हाँ मेरा आंसर सही आया है। और वो आंसर सही आया कैसे समझ में आएगा? आप तो बच्चे हो, आपको सही गलत का आइडिया है होगा, इतने तो बच्चे नहीं हो। फिर भी अगर डाउट हो बच्चा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर को रिप्लाई कीजिएगा, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्स करके बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 10 देन 22 देन 69 देन 280, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 है आपके पास, देन आपके पास 22 है, देन आपके पास 69 है और देन आपके पास 280 है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस वैल्यू चेक करूं बेटा तो यहाँ पे मुझे 12 मिल रहा, यहाँ पे मुझे 47 मिल रहा और यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा वैल्यू मिल रहा है, डेट इज 211 मिल रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बनाऊं। अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैंने सोचा कि चलो इसको दूसरे तरीके से बनाता हूँ। मैं सोच ये रहा हूँ कि मुझे अगर 10 से 22 पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। मुझे अगर 10 से 22 पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। मैंने सोचा कि पहले कुछ 12 ऐड कर लूं, पर 12 ऐड कर रहा हूँ तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिल रहा मुझे, तो इसलिए मैं वैसे तो जा नहीं सकता। फिर मेरे दिमाग में एक बात आया कि अगर मैं 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और जो वैल्यू आए उसमें सेम टू ऐड कर दूं तो मुझे 22 मिल जाएगा बच्चा, डेफिनेटली मिलेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 2 ऐड करेंगे 22 मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वही नंबर ऐड करना। चेक कर लेते हैं अगले वाले पे कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं। अगर मैं 22 में 2 से मल्टीप्लाई करूं और +2 करूं तो मुझे 44 + 2 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। मतलब 46 तो नहीं मिला, मुझे 69 चाहिए था। अच्छा एक काम मैं और कर सकता हूं कि क्यों ना मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 ऐड करके देखूं तो शायद कुछ मिल जाए। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू बेटा 66 होती है और आप 3 ऐड करेंगे 69। कुछ हद तक मैं ट्रैक पे आ रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर इंक्रीज करके मल्टीप्लाई भी हो रहा है और वही नंबर से ऐड हो रहा है। तो अगर मैं 69 में 4 से बच्चा मल्टीप्लाई करूं और मैं 4 को ही ऐड कर दूं तो इसका मल्टीप्लीकेशन आपका 276 होगा। जब ऐड करेंगे बच्चा तो 280 होगा। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया कि आपको ये करना है कि 280 में 5 से मल्टीप्लाई करना है बेटा और देन आपको 5 ऐड करना है, जो भी आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप जरूर करें क्योंकि मैंने पूरा काम कर दिया, बस कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा है कि कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का हमारा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आई होप कि आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगली जो क्लास होगी बच्चा हमारा उसमें हम अल्फा सीरीज लेके आएंगे, उसमें हम अल्फा सीरीज लेके आएंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं अल्फा न्यूमरल सीरीज एक साथ ले आऊं जिसमें अल्फाबेटिक और न्यूमरल सीरीज आपको एक साथ दिख सके। लेकिन ट्राई आउट बेस्ट, क्लास थोड़ी लंबी हो जाए मंजूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं टुकड़ों में बांट के ला रहा हूं। जैसे आज मैंने आपका न्यूमरल करा दिया तो नेक्स्ट मैं आपका अल्फा करा दूंगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।